मिस्र की कहानी दुनिया की सबसे पुरानी कहानी है। आइए मिस्र की पौराणिक कथाओं और 11 शक्तिपूर्ण देवताओं के बारे में बात करते हैं। मिस्र के धर्म की उत्पत्ति प्राचीन थी और ये कम से कम 3500 वर्षों तक चला। मिस्रवासियों ने हर चीज में दिव्यता देखी। नदी, रेगिस्तान और वनस्पति में, सूरज, चांद और सितारों में, जानवरों और राजाओं में, जन्म और मृत्यु में उन्होंने देवताओं की एक विशाल और भ्रमित करने वाली भीड़ बनाई। वस्तुतः सैकड़ों देवता हैं। कुछ जानवरों के रूप में चित्रित हैं, कुछ मानव शरीर और जानवरों के सिर के साथ दर्शाए गए हैं और कुछ मानव रूप में हैं। रा जैसे देवता के दर्जनों नाम थे और अक्सर देवताओं की 2 या 2 से अधिक आकृतियां होती थीं। राजनीतिक और पुरोहिती दबाव कभी भी नए देवताओं को लाते हैं और पुराने देवताओं को किनारे कर देते हैं। इसके अलावा मिस्र का धर्म स्थानीय था। विभिन्न धार्मिक केंद्रों में अलग अलग देवता और ब्रह्मांड थे। कुछ प्रमुख देवताओं की सूची बनाने के बाद हम हेलियोपोलिस के पुजारियों के अनुसार सृष्टि का विवरण देंगे। मिथकों में से केवल एक ही ऐसा है जिसका पूरा विवरण हमारे पास है। नंबर 1, ओसिरिस। ओसिरिस मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक अंडरवर्ल्ड का देवता था। वह मृत्यु, पुनरुत्थान और नील बाढ़ के चक्र का भी प्रतीक था, जिस पर मिस्र कृषि उर्वरता के लिए निर्भर था। मिथक के अनुसार नंबर 2, आइसिस। उन्हें चंद्रमा की देवी के रूप में जाना जाता था। जीवन और जादू की देवी के रूप में आइसिस ने महिलाओं और बच्चों की रक्षा की और बीमारों को ठीक किया। सिंहासन से निकटता से जुड़ी हुई वो प्राचीन मिस्र की सबसे महान देवी देवताओं में से एक थी। उसके प्रतीक थे आंख, उसके पंख और उसका सिंहासन साफा। नंबर 3, होरस। मिस्र का आकाश देवता और मिस्र का फिरौन था। वो मिस्र के देवताओं के 2 केंद्रीय देवताओं ओसिरिस और आइसिस की एकमात्र संतान थे। वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा और मिस्र का फिरौन बन जाएगा। जबकि होरस ने मिस्र का सिंहासन जीता, सेट ने अपने भतीजे की आंख काट दी। रात के संरक्षक एक चालबाज, वह एक आकाश देवता, रेगिस्तान का स्वामी और तूफान, अव्यवस्था और युद्ध का स्वामी था। वह ओसिरिस का भाई था जिसे उसने मार डाला था और वह ओसिरिस की बहन आइसिस की संतान होरस का विरोधी था। नंबर 5, पताह। प्राचीन मिस्र के सृष्टि के देवता थे। वह मेम्फिस देवताओं के त्रय के मुख्य देवता थे, जिनमें उनकी पत्नी सेखमेट और उनके बेटे नेफरटम शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि पंता ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, पहले खुद को शून्य से बाहर बनाया और फिर रहने के लिए भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण किया। रा नंबर 6, रा सूर्य के देवता है और मिस्र के सभी देवताओं के राजा या पिता हैं। उन्हें अक्सर बाज के सिर के साथ मानव रूप में दिखाया गया है। उनके सिर के ऊपर मुकुट के रूप में एक सर्प के साथ एक सुनहरी डिस्क, उनके बाएं हाथ में एक राजदंड है और उसके दाहिने हाथ में एक आंख थी। आंख प्राचीन मिस्र में जीवन का प्रतीक थी। 7 हाथों मिस्र के 42 राज्य देवी देवताओं में से एक था और सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली में से एक था। वो कई चीजों की देवी थी: प्रेम, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, उर्वरता और आनंद। वो महिलाओं की रक्षक थी, हालांकि पुरुष भी उनकी पूजा करते थे। उसके मंदिरों में पुजारी के साथ साथ पुजारिनें भी थी। 8, अनुबिस। प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था। लोग उन्हें अंडरवर्ल्ड के देवता के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्हें सियार के सिर वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया था, क्योंकि सियार अक्सर प्राचीन मिस्र में कब्रों के आसपास घूमते देखे जाते थे। कहा जाता है कि एनुबिस ने ममीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किया था। नौथोत मिस्र के लेखन और देवताओं का सलाहकार और मध्यस्थ था। शास्त्रियों के संरक्षक उनकी महिला समकक्ष शेषत थी, लेखन की देवी और पुस्तकों की रखवाली। थॉत ने भाषा बनाई और शेषत ने लोगों को अपने शब्द दिए। 10 नंबर, बासेत। सुरक्षा, आनंद और अच्छे स्वास्थ्य की लाने वाली देवी थी। उसका सिर बिल्ली जैसा और शरीर पतला मादा था।
बासेट्रा की बेटी, सेखमेट की बहन, पट्टा की पत्नी और मिहोस की मां थी। दूसरे राजवंश के बाद से बासेट को एक देवता के रूप में पूजा जाता था, आमतौर पर निचले मिस्र में। एमन नंबर 11। वायु के देवता अमुन 8 आदिकालीन मिस्र देवताओं में से एक थे। अमुन की भूमिका सदियों से विकसित हुई। मध्य साम्राज्य के दौरान वह देवताओं का राजा बन गया और नए साम्राज्य में वह राष्ट्रीय स्तर पर पूजित देवता बन गया। अंततः वो प्राचीन रा में विलीन हो गया। आइए बात करते हैं इप्टियन ममी के बारे में। प्राचीन मिस्रवासी मृत शरीर का लेप बनाने या उसका उपचार करने की जो विधि अपनाते थे उसे ममीकरण कहा जाता है। विशेष प्रक्रियाओं का उपयोग करके मिस्रवासी शरीर से सारी नमी निकाल देते थे, केवल सूखा हुआ रूप छोड़ते थे जो आसानी से सड़ता नहीं था। उनके धर्म में मृत शरीर को यथासंभव जीवित तरीके से संरक्षित करना महत्वपूर्ण था। वे इतने सफल थे कि आज हम एक मिस्र के ममीकृत शरीर को देख सकते हैं और ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वह जीवन में कैसा दिखता था। 3000 साल पहले मिस्र के प्रारंभिक इतिहास में ममीकरण का अभ्यास किया गया था। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रारंभिक ममियां संभवतः आकस्मिक थी, संयोग से सूखी रेत और हवा। चूंकि मिस्र में लगभग कोई औसत दर्जे की वर्षा नहीं होती है, ने रेत में खोदे गए उथले गड्ढों में दबे कुछ शवों को संरक्षित किया। लगभग 2600 ईसा पूर्व चौथे और पांचवें राजवंशों के दौरान मिस्रवासियों ने संभवतः जानबूझकर मृतकों को ममी बनाना शुरू कर दिया था। ये प्रथा रोमन काल लगभग 30 ईसा पूर्व से 364 तक 2000 से अधिक वर्षों तक जारी रही और विकसित हुई। किसी एक अवधि के भीतर की गुणवत्ता ममीकरण इसके लिए भुगतान की गई कीमत के आधार पर अलग-अलग होता है। सबसे अच्छी तैयार और संरक्षित ममियां न्यू किंगडम के 18वें से 20वें राजवंशों लगभग 1,57,01,075 ईसा पूर्व की हैं और इनमें तूतनखामेन और अन्य प्रसिद्ध फिरौन की ममियां शामिल हैं। ये इस अवधि की सामान्य प्रक्रिया है जिसका वर्णन यहाँ किया जाएगा। किसे ममीकृत किया गया था। मृत्यु के बाद मिस्र के फिरौन को आमतौर पर ममीकृत किया जाता था और विस्तृत कब्रों में दफना दिया जाता था। कुलीन वर्ग के सदस्यों और अधिकारियों को भी अक्सर वही उपचार मिलता था और कभी भी सामान्य लोग। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत महंगी थी और कई लोगों की क्षमता से परे थी। धार्मिक कारणों से कुछ जानवरों को भी ममीकृत कर दिया गया था। शुरुआती राजवंशों के पवित्र बैलों का सकारा में अपना कब्रिस्तान था। बबून, बिल्लियां, पक्षी और मगरमच्छ, जिनका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक था, कभी भी ममीकृत कर दिए जाते थे, खासकर बाद के राजवंशों में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।